नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। गुरुवार को ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका की वर्चुअल बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान का मुद्दा प्रमुख तौर पर यहां पर उठा। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की उपलब्धियां बताई, वहीं रूस के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के हालात को अमेरिका की गलती बताते हुए कहा कि अब वहां से आतंक और ड्रग तस्करी का खतरा है। भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की 13वीं शिखर बैठक में सबने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने जहां भारत की अध्यक्षता में उपलब्धियां बताई, रूस के राष्ट्रपति ने सीधा नाम लेकर अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है। गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। Afghan territory would be a source of drug trafficking and terrorism. We are interested in stopping migration flows. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. And the entire international community will have to clear up the mess as a result. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान पर सभी देश भारत की चिंता से सहमत हैं। So the first thing that came out of the meeting on Afghanistan was that there is a very strong sense of consensus which is supportive of our perspective on the developments in Afghanistan and in the region. And as I also mentioned, the role of the UN Security Council was also referred to in this context of Afghanistan. इस बैठक के बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास किया गया, जिसमें अफगानिस्तान पर कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपस में बात कर अफगान शांति बहाल करें, वह आतंक का गढ़ न बने, ड्रग ट्रैफिकिंग न हो, अफगानिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बनने से रोका जाए, वहां से दूसरे देशों पर हमले न हो। प्रस्ताव में हामिद करजई हवाई अड्डे के पास हमले की निंदा भी की गई है और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की रक्षा को प्राथमिकता बताया गया है। 28 पन्नों के इस दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना और अफगानिस्तान के हालात पर तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है और आपसी सहयोग इसके लिए बेहद अहम होगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, इसमें बहुत से लोग देश छोड़ने को बेताब हैं। पिछले एक महीने में करीब 70 सिख अफगानी भारत आए हैं। ज्यादातर की क्वारंटीन अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन आज इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन इनको नजर आ रहा है, क्योंकि अब ना इनके पास रहने के लिए कोई छत है, ना खर्चा चलाने के लिए कोई काम है। वो करे तो क्या करे, देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। तिलक नगर के गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रहे 60 साल के दिलीप सिंह एक महीने पहले तक अफगानिस्तान के जलालाबाद में आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। वहां खुद का जमा जमाया कारोबार था, लेकिन तालिबान के आने से महीने भर में इनकी जिंदगी बदल गई। दिलीप 24 अगस्त को विशेष विमान से अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं। कल ही इनका क्वारंटीन खत्म हुआ है। अब यही गुरुद्वारा इनका घर है और यहाँ की सेवा इनका रोजगार। हम गुरुद्वारे की सेवा भी करते थे और दुकानदारी भी करते थे। बिजनेस था आपका वहाँ पे? ना, छोटी दुकान थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ आए, सोचते हैं क्या करिए, बेकार है हम इधर आए, बेकार हैं, सोचते क्या करिए। मोदी सरकार से धन्यवाद करते हैं कि सारे हेल्प करे, सानों कार दी जगह और बच्चे की पढ़ाई के लिए और सब कुछ कोशिश करे किसानों मिल जाए। अच्छा, तो आप यहाँ पर, वहाँ आपकी दुकान थी, यहाँ पर कुछ नहीं है आपके पास? कुछ नहीं। गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं? गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। यही कहानी सभी सिख शरणार्थियों की है जो अपना घर बार छोड़कर भारत पहुंचे हैं। अब ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, रहने की जगह नहीं है और सब काम हमारा उधर था वो सब खराब हो गया, खाने के लिए पैसे नहीं है।
रहना मुश्किल है ना इधर, पैसे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है। अभी तो हमारा प्रधान साहब सेवा कर रहे हैं, गुरुद्वारे में लंगर की सेवा सब कुछ कर रहे हैं। अभी गुरुद्वारे से ही चल रहा है? हाँ, सब गुरुद्वारे से चल रहा है। जो सिख पहले भारत आए हैं उनके लिए भी जीवन यापन बहुत मुश्किल है। भारत का पहचान पत्र न होने के कारण न ये लोग कोई ढंग की नौकरी कर सकते हैं, न घर खरीद सकते हैं और न ही अच्छे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। मनजीत कौर अपने छोटे बच्चे के साथ काबुल से आई हैं, पर अब नहीं पता कि आगे क्या होगा। हम लोग यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। जिंदगी हमारे लिए यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर आए तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग यहाँ पर आए, हर तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। या भी हमारे एनजीओ यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं, या भी कि गुरुद्वारे हमारे मर्दों का काम करनी है, या वो दुकानों पर जाकर काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग जिन हालात में वहाँ पर छोड़कर आए, हमारे लिए सब कुछ वहाँ पर छूट गया हमारा। यूनाइटेड सिख और सोबती फाउंडेशन जैसे कुछ एनजीओ हैं जो इन शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब ये है कि इनके पास कोई भी इंडियन आइडेंटिटीज नहीं है। विदाउट इंडियन आइडेंटिटी ये कुछ भी फैसिलिटीज यहाँ इंडिया में अवेल नहीं कर सकते। और खासकर जो इनको वीज़ा दिया गया है, वीज़ा में कैटेगोरिकली ऑब्जर्वेशन 12 में लिखा गया है कि दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी जॉब्स, बिजनेसेस और एजुकेशन। तो अगर ये बेसिक 3 चीज़ें इनको यहाँ पे नहीं मिलेंगी तो इनके यहाँ रहने या न रहने का कोई वही नहीं रहता कि किस लिए यहाँ आए हुए हैं ये लोग। नया नागरिकता कानून अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके तहत सिर्फ उन्हीं गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी जो 2014 से पहले भारत आए। यही वजह है कि बड़े सिख संगठन नागरिकता कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जो लोग अफगानिस्तान से यहाँ आ चुके हैं वो भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब इनके पास समस्या है कि इनका सब कुछ पीछे छूट गया। न रहने के लिए इनके पास छत है, न रोजगार, और काम भी नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ के कागज़ नहीं हैं। तो इनकी उम्मीद और दरख्वास्त सरकार से यही है कि इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे ये भी मुख्य धारा में आ सकें, यहाँ नौकरियाँ कर सकें और यहाँ हिस्सेदारी भी ले सकें। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बात करते हैं किसानों की। किसान नेता और करनाल प्रशासन के बीच बातचीत अब बंद हो गई है और इसके चलते किसानों का ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है वो लंबा खिंचने के आसार यहां पर लग रहे हैं। इस बीच किसानों की नाराजगी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में इजाफा कर दिया है, लेकिन सवाल है कि यह धरना कैसे खत्म होगा। आइए देखते हैं करनाल से हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सियासी जमीन करनाल में अब किसान लंबे समय तक धरना देने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए मिनी सचिवालय के तरफ हजारों पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, तो दूसरी ओर हजारों किसान बैठे हैं। हालांकि किसानों ने साफ किया है कि मिनी सचिवालय का घेराव जरूर कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज में बाधा नहीं बनेंगे। यहीं पर बैठे रहेंगे। लेकिन मिनी सचिवालय का कामकाज चलता रहेगा, उनको आप लोग कोई परेशान नहीं उसे हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। अच्छा। हम यहाँ पर धरना जारी रखेंगे। अच्छा। और जो काम करवाने वाले हैं वो आदमी काम करो, हम उन्हें कोई तकलीफ नहीं देंगे, लेकिन जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे इतने तक धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर बड़े अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा ले रहे हैं, लेकिन वहीं बैठे किसानों से गुरुवार को प्रशासन ने कोई बातचीत नहीं की। यही नहीं, बुधवार को प्रशासन के साथ बातचीत में शामिल किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव भी धरना स्थल पर मौजूद नहीं थे। ऐसे में क्या गुरनाम सिंह चड़ूनी करनाल में अकेले पड़ गए हैं? और आपके साथ में राकेश टिकैत जी थे, योगेंद्र यादव जी थे, ये सारे लीडर आज नहीं दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो आएंगे, दूसरी बात ये है कि सभी जगह काम संभालना है ना, खाली यही धरना तो नहीं है ना, बाकी जगह भी है, तो बाकी जगह भी काम संभालना है, वो चले जाते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ कोई आज का विशेष काम था भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि किसान संघर्ष समिति ने आपको यहाँ पर अकेले छोड़ दिया है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, कई लीडर बैठे हुए हैं वहाँ पे, अकेला तो नहीं। अच्छा। हाँ ना, कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो गलत कह रहे हैं जो कह रहे हैं। सब पूरा देश साथ में है, सारा संयुक्त मोर्चा साथ में है।
उधर किसानों को खुश करने के लिए केंद्र सरकार जहां गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, वहीं गुरुवार को हरियाणा सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य 362 रुपए करने की घोषणा कर दी, लेकिन किसान नेता इसे भी नाकाफी बता रहे हैं। जो सामान हम बाजार से पिछले साल 1 क्विंटल गेहूं का खरीदते थे, तो अगर 7% महंगाई बढ़ती तो भी अगले साल वो 1 क्विंटल का आता उतना। अब 2% बढ़ी है, जो MSP है 2% बढ़ा है। महंगाई अगर 7-8% बढ़े तो इसका मतलब जो सामान हम 1 क्विंटल गेहूं का खरीदते थे वो अगले साल 1 क्विंटल 5 किलो का आएगा। तो ये रेट बढ़ा नहीं है, रेट कम हुआ है। जबकि हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री इस पर लड्डू खिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। मैं इन किसान जत्थेदारों से प्रार्थना करता हूं, जिस तरह से पंजाब के मुख्यमंत्री को लड्डू खिला के गए, तो शालीनता दिखाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी को भी मिठाई खिलाने का उनका दायित्व तो बनता है। किसानों की मांग है कि लाठीचार्ज के जिम्मेदार SDM आयुष सिन्हा को बर्खास्त किया जाए और घायल किसानों को 2 लाख रुपए का मुआवजा मिले, लेकिन सरकार इनकी मांगों को मानने को तैयार नहीं है। इसी के चलते करनाल में किसानों ने खुद चंदा इकट्ठा करके महेंद्र पूनिया जैसे घायल किसानों को 11-11 हजार रुपए भी दिए। फिलहाल किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल के संकेतों से साफ है कि केंद्र सरकार से लेकर राज्य की सत्ता में बैठी बीजेपी कृषि कानून से लेकर मुआवजे तक की किसानों की मांग पर गंभीर नहीं है। अब सबकी निगाहें किसानों की अगली रणनीति पर लगी हुई हैं। चंडीगढ़ से गजाली और करनाल से अशोक माले के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद का हाल बेहाल है। यहां फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डेंगू से मरने वाले बच्चों की तादाद 55 हो चुकी है, लेकिन बुखार अब यहां के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में फैल गया है। बुखार के शिकार बच्चों से यहां के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम भरे पड़े हैं। आइए देखते हैं कमाल खान की रिपोर्ट। अल्लाह हमारे शहर में जो बुखार की वबा फैली हुई है, इससे हम सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह इस डेंगू बुखार से हमारे सूबे के और पूरे मुल्क के बच्चों को शिफा अता फरमा। फिरोजाबाद के एक पुराने से खस्ताहाल मदरसे में बच्चों की मौत से गमज़दा बच्चे और उनके उस्ताद खुदा से उनकी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। बुखारज़दा बीमार बच्चों के लिए कुरान की तिलावत भी की गई। बहुत से बच्चे इस वक्त अस्पताल में बीमार हैं, अस्पताल के बेडों पर हैं और मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। तो हमारी इंतज़ामिया कमेटी ने, हम लोगों ने ये विचार किया कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। कुरान खानी कर कर, कुरान पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन बच्चों को और पूरे मुल्क के बच्चों को ख़ास तौर से इस बुखार से महफूज फरमाए और शिफा अता फरमाए। लेकिन 6 साल के शिवांक की किस्मत में जिंदगी बस इतनी ही थी। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। चंद दिनों पहले बिल्कुल भला चंगा था, बुखार आया, पहले फिरोजाबाद में भर्ती किया। इलाज से नाखुश माँ बाप आगरा ले गए, लेकिन बच नहीं सका। एक तो आज ही भैया क्या कहते हैं, करीब 6-7 साल का बच्चा है, आगरा से उसको लेके आए हैं। वहाँ पर हेलमेट था, उसकी मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई अभी तक? कोई टीम नहीं आई है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई दवाई बांट रहे हैं? कोई दवाई नहीं बैठी है, कोई सुनवाई ही नहीं है यहाँ पर। फिरोजाबाद के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सैकड़ों लोग बुखार के शिकार हैं। इनमें से तमाम का इलाज उनके घर पे ही चल रहा है। यहाँ घर के बरामदों में खाट पे लेटे बच्चों को ड्रिप्स चढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अभी गांवों तक नहीं पहुंचा है। डेंगू के फैलने से 5 तो ट्रेजेडी हो चुकी हैं, जिसमें 3 नंगला गोकुल, 2 मुस्ताबाद में जो ग्राम पंचायत चंदवार में आते हैं, और लगभग 100-125 बच्चे पूरे गांव में अभी इस डेंगू की महामारी से ग्रसित हैं, जो हॉस्पिटलों में सरकारी दिल्ली आगरा भर्ती हैं इस समय भी। फिरोजाबाद के एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर 6 बजे सुबह से ही ये कतार टोकन लेने के लिए है, जबकि डॉक्टर के आने का वक्त 11:30 बजे है। लोग अपने बीमार बच्चों को दिखाने के लिए अपनी बारी के टोकन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आके लाइन नंबर के लिए भी लाइन लगाओ, टेस्टिंग दिखाने के लिए भी लाइन लगाओ। नंबर की लाइन लगी हुई है लंबी? ये नंबर की लाइन लगी हुई है।
उसके बाद डॉक्टर को दिखाने की लाइन लगेगी, उसके बाद टेस्टिंग दिखाने की लाइन लगेगी। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। गांवों में बीमारियों और उनके खतरों को लेकर के जागरूकता का अभाव है। ऐसे में अगर फिरोजाबाद के गांव में डेंगू फैल रहा है तो ये खतरनाक संकेत है। उनके लिए बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान चलाने और दवा इलाज का इंतजाम करने की जरूरत होगी। फिरोजाबाद में जीतेंद्र और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बच्चों के बीच वायरल बुखार के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कई स्कूल अब 5वीं तक क्लास फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बच्चों में वायरल बुखार को लेकर मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। टीमों को मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज भेजा गया है और सभी अस्पतालों को बच्चों का इलाज प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड का बृहस्पतिवार को ये नजारा था। सभी बेड भरे हुए थे। छपरा से आई नीता देवी पिछले शुक्रवार से यहाँ अपने बच्चे का इलाज करा रही हैं। मेरे बच्चों को फीवर हुआ और जॉन्डिस हो गया, उसमें पेट में दर्द था और हम छपरा दिखाए, वहाँ से वहाँ पर आए हैं। अभी तो कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा सुधार है। पटना से दूर मोतिहारी के जिला अस्पताल के पीकू वार्ड का ये दृश्य देखिए। लोग अपने बच्चों के साथ इलाज करा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि इस बार हर जगह बढ़ी हुई संख्या के पीछे कोरोना का डर भी है। मर्तबा लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई है कोविड के बाद, इसलिए जल्द से जल्द लोग रिपोर्ट किया करते हैं। दूसरा ऐसा है कि अभी एक बैग जो इस सीज़न का जो बदलाव हुआ है, इसके वजह से ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से, और ख़ास करके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने छोड़ दिया कुछ दिनों से, ऐसा देखा जा रहा है खास करके। तो इसकी वजह से ये बीमारियां जो है, जो ये संक्रामक बीमारियां हैं और वायरस तो बहुत तेज फैलता है, इसलिए अभी एक बैग जो है केसेस ज़्यादा हो गया है। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का आदेश सभी जिला और सरकारी मेडिकल कॉलेज को भेजा है, लेकिन उसका अभी भी दावा है कि मरीज भले बढ़ रहे हों, लेकिन चिंता की बात नहीं। जो छोटे बच्चे हैं उनका आना ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैंने चिकित्सकों से बात की है, विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात की है, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से बात किया है। सभी का कहना है कि ये वायरल फीवर है और उसी का इलाज किया जा रहा है और बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने को सलाह दे रही है। मोतिहारी से पंकज और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
वैक्सीन लेने वालों को कोरोना से मौत का खतरा कम। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पहली डोज लेने वाले 96.6% तो दोनों डोज ले चुके 97.5% लोगों में मौत का खतरा नहीं। दूसरी लहर में ज्यादातर मौतें वैक्सीन नहीं लेने वालों की। कई दिनों बाद कल काबुल एयरपोर्ट से उड़ान। अफगानिस्तान में फंसे कई अमेरिकियों समेत 200 विदेशियों को कतर एयरवेज के विमान से लाया गया दोहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किए वैष्णो देवी के दर्शन। पैदल ही शुरू की थी यात्रा। पत्रकारों के सवालों पर कहा, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूंगा। आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी। अब 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकेगा रिटर्न। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हो गई और आज के दिन लोग भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित कर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। सुबह सुबह की आप तस्वीरें देख रहे हैं। आज गणेश मंदिरों में भक्त दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। गणेश चतुर्थी का उत्सव 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी के दिन तक चलता है। कुछ लोग 1.5 दिन तो कुछ 3, 7 या 10 दिनों के लिए बप्पा को अपने घर में विराजमान करते हैं और इसी के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उन्हें अगले बरस जल्दी आने की मनोकामना के साथ विदा करते हैं। गंगा माता देवतः आवायामि स्थापयामि पूजयामि सकल पुण्यार्थी। मुंबई और महाराष्ट्र में आज से शुरू हो रहे गणेश उत्सव पर कोरोना का संकट छाया हुआ है। तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ने कई पाबंदियां लगाई हैं और इन्हें लेकर लोगों में नाराजगी तो है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। मुंबई में गणेश उत्सव की तैयारी जोरों पर है। गणेश मंडल सज चुके हैं तो घरों में भी मूर्तियां ले जाने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कोरोना के चलते लगी पाबंदियों ने खुशी पर लगाम लगा रखी है। 5 लोग ही जा सकते हैं, उसमें थोड़ा सा पाबंदी थोड़ा सा लगता है कि सब लोग होने चाहिए विसर्जन के लिए। जल्द से जल्द ये कोरोना खत्म हो जाए, सब लोग हम लोग गेट टुगेदर कर सके, एंजॉय कर सके लाइफ बस, और सबका हेल्थ सब लोग सेफ रहे। राज्य सरकार ने 4 फुट से ऊंची मूर्ति नहीं लगाने का आदेश तो बहुत पहले दे दिया था, लेकिन 2 दिन पहले अचानक से मंडलों में प्रत्यक्ष दर्शन पर रोक लगा दिया है, जिसके चलते गणेश मंडलों में नाराजगी है। गवर्नमेंट ने जो SOP दी हुई है वो हिसाब से ही मंडल की तरफ से सभी दर्शन की व्यवस्था की जा चुकी थी, लेकिन अचानक से कल जो SOP आई है, आप डायरेक्टली किसी भक्त को यहाँ पेंडॉल में अलाउड नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। तो वो हिसाब से ऑनलाइन दर्शन की जो व्यवस्था है मंडल की, तो वो उसकी शुरुआत मंडल ने की हुई है कल से ही, और आप ऑनलाइन ही दर्शन ले सकते हैं। हालांकि बहुत ही दिक्कत है, क्योंकि भाविकों में मुंबई का राजा का प्रत्यक्ष आके यहाँ दर्शन लेने की जो उत्साह होता है वो कुछ पैमाने पे कम हुआ है, ऐसा माना जा चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गणेश पूजा में कहीं कोई कमी आई है। चिंचपोकली में गणेश मूर्तिकार सुनील कामले का कहना है कि पिछले साल की तुलना में इस बार गणेश मूर्तियों की मांग बढ़ी है। पिछले साल जो मूर्तियाँ थी मतलब बहुत कम इसमें गई, लेकिन इस साल वो हिसाब से देखा जाए तो इस साल बेटर है, पिछले साल से इस साल बेटर है। ढोल ताशे उमंग भले बाहर नहीं दिखाई पड़ रहा है प्रतिबंध की वजह से, लेकिन लोगों में, भक्तों में उत्साह बढ़ा है पिछले साल की तुलना में, और लोग बड़ी संख्या में फिर से बप्पा को अपने घरों में ले जा रहे हैं, उनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं और पूजा पाठ करेंगे। और सबकी यही अपेक्षा, आकांक्षा और प्रार्थना है कि बप्पा विघ्नहर्ता जो हैं वो जल्द ही कोरोना के इस विघ्न को हरें और फिर से पहले जैसे दिन लाएं, ताकि लोग फिर से उत्साह के साथ, उमंग के साथ गणेश बप्पा का उत्सव मना सकें। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण डोसा, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और कर्नाटक के हुबली में तैयार इको फ्रेंडली गणपति की बात करें तो यहां पुराने अखबारों और चाक मिट्टी से तैयार गणपति की मूर्ति काफी लोकप्रिय है अपनी सुंदरता के लिए। इनको बनाने वालों में देश की गंगा जमनी तहजीब साफ दिखाई देती है और हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इनको बनाते हैं। बेहद हल्की
लेकिन मजबूत और सुंदर गणपति की मूर्तियां। हुबली में अरुण यादव की इस शिल्पशाला में जो हाथ इन्हें तराशते हैं उनमें सुमन हावेरी भी शामिल है, जो पिछले 2 सालों से इस काम में लगी है। गणपति बनाने का हमारे अंकल सिखाए, 2 बरस से इधर ही काम कर रहे हम। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से 2 बरस से आइटम्स नहीं मिल रहे थे, अभी दुकान चालू हुआ, अभी सब आइटम मिल रहा, बना रहे। अरुण यादव की शिल्पशाला में ग्रीन गणपति तैयार होते हैं, यानी ऐसी मूर्तियां जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती। पेपर जो आता है ना, न्यूज़पेपर, उससे बड़ा छोटा सब गणपति बना रहे हैं हम लोग। ये पेपर कटिंग करके उसको भिगो के मिक्सी करके उसमें अपना गुजरात का एक मट्टी आता है, पोरबंदर मट्टी, और चॉक पाउडर आता है, वो दोनों मिक्स करके गम डाल के मिक्स करके वो पेस्ट तैयार कर लेते हैं। वो पेस्ट रेडी होने के बाद मोल्ड में डाल के गणपति मूर्ति निकालते हैं पहला, और उसका अलग अलग हाथ और सोंड सिर सब अलग अलग पार्ट्स आते हैं, वो सब मिला के मूर्ति तैयार कर लेते हैं हम लोग। हम पीओपी का मूर्ति बनाने का बंद कर दिया अभी, ये पेपर का ही गणपति बना रहे हैं हम लोग। कर्नाटक सरकार ने गणपति पूजा की इजाजत दी है, लेकिन शर्त यह है कि मूर्ति 4 फुट से ज्यादा ऊंची ना हो और 3 दिन से ज्यादा पंडाल में न रखी जाए। हुबली से ब्यूरो इनपुट के साथ बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। कल ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक हुई जिसमें अफगानिस्तान का मुद्दा उठा और प्रमुख तौर पर उठा। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स की उपलब्धियां बताई, वहीं रूस के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के हालात को अमेरिका की गलती बताया। आइए देखते हैं रिपोर्ट। भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका की 13वीं शिखर बैठक में सबने अफगानिस्तान के हालात पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने जहां भारत की अध्यक्षता में उपलब्धियां बताई, रूस के राष्ट्रपति ने सीधा नाम लेकर अफगानिस्तान के हालात के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। भारत की अध्यक्षता के दौरान हमें सभी ब्रिक्स पार्टनर्स में और सभी से भरपूर सहयोग मिला है। गर्व करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, मगर यह भी महत्वपूर्ण है कि हम आत्मसंतुष्ट न हो और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ब्रिक्स अगले 15 वर्षों में और परिणामदायी हो। Afghan territory would be a source of drug trafficking and terrorism. We are interested in stopping migration flows. US and its allies' withdrawal from Afghanistan has led to a new crisis, and it's still unclear how this will affect regional and global security. And the entire international community will have to clear up the mess as a result. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान पर सभी देश भारत की चिंता से सहमत हैं। So the first thing that came out of the meeting on Afghanistan was that there is a very strong sense of consensus which is supportive of our perspective on the developments in Afghanistan and in the region. And as I also mentioned, the role of the UN Security Council was also referred to in this context of Afghanistan. इस बैठक के बाद न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी पास किया गया, जिसमें अफगानिस्तान पर कहा गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से आपस में बात कर अफगान शांति बहाल करें, वह आतंक का गढ़ न बने, ड्रग ट्रैफिकिंग न हो, अफगानिस्तान को आतंकियों की पनाहगाह बनने से रोका जाए, वहां से दूसरे देशों पर हमले न हो। प्रस्ताव में हामिद करजई हवाई अड्डे के पास हमले की निंदा भी की गई है और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों के मानवाधिकार की रक्षा को प्राथमिकता बताया गया है। 28 पन्नों के इस दस्तावेज में इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना और अफगानिस्तान के हालात पर तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है और आपसी सहयोग इसके लिए बेहद अहम होगा। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहां आपसी सहयोग तमाम देशों का बेहद जरूरी है। वहीं अफगानिस्तान में इन हालातों में ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो देश छोड़ने को बेताब हैं, मजबूर हैं। पिछले 1 महीने में करीब 70 सिख अफगानी भारत आए हैं
ज्यादातर की क्वारंटीन अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन आज इनके सामने एक लंबा संघर्षपूर्ण जीवन है, क्योंकि अब ना इनके पास रहने के लिए छत है और ना ही खर्चा चलाने के लिए किसी तरह का कोई काम धंधा। वो करें तो क्या करें, देखते हैं सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। तिलक नगर के गुरुद्वारे में झाड़ू लगा रहे 60 साल के दिलीप सिंह 1 महीने पहले तक अफगानिस्तान के जलालाबाद में आराम से जिंदगी गुजार रहे थे। वहां खुद का जमाया कारोबार था, लेकिन तालिबान के आने से महीने भर में इनकी जिंदगी बदल गई। दिलीप 24 अगस्त को विशेष विमान से अफगानिस्तान से भारत पहुंचे हैं। कल ही इनका क्वारंटीन खत्म हुआ है। अब यही गुरुद्वारा इनका घर है और यहाँ की सेवा इनका रोजगार। हम गुरुद्वारे की सेवा भी करते थे और दुकानदारी भी करते थे। बिजनेस आपका वहाँ पे? ना, छोटी दुकान थी। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आए हैं, सोचते हैं क्या करिए, बेकार है हम इधर आए बेकार हैं, सोचते हैं क्या करिए। मोदी सरकार से धन्यवाद करते हैं कि सारे हेल्प करे, सानों कार दी जगह और बच्चे की पढ़ाई के लिए और सब कुछ कोशिश करे कि सानों मिल जाए। अच्छा, तो आप यहाँ पर, वहाँ आपकी दुकान थी, यहाँ पर कुछ नहीं है आपके? कुछ नहीं। गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं? गुरुद्वारे में सेवा कर रहे हैं। यही कहानी सभी सिख शरणार्थियों की है जो अपना घर बार छोड़कर भारत पहुंचे हैं। अब ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, रहने की जगह नहीं है और सब काम हमारा उधर था सब खराब हो गया, खाने के लिए पैसे नहीं है, रहना मुश्किल है ना इधर, पैसे बगैर तो कुछ होता ही नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है। अभी तो हमारा प्रधान साहब सेवा कर रहे हैं गुरुद्वारे में, लंगर की सेवा सब कुछ कर रहे हैं। अभी गुरुद्वारे से ही चल रहा है? हाँ, सब गुरुद्वारे से चल रहा है। जो सिख पहले भारत आए हैं उनके लिए भी जीवन यापन बहुत मुश्किल है। भारत का पहचान पत्र न होने के कारण न ये लोग कोई ढंग की नौकरी कर सकते हैं, न घर खरीद सकते हैं और न ही अच्छे प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। मनजीत कौर अपने छोटे बच्चे के साथ काबुल से आई हैं, पर अब नहीं पता कि आगे क्या होगा। हम लोग यहाँ पर बहुत सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। ज़िंदगी हमारे लिए यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। हम लोग यहाँ पर आए तब हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम लोग यहाँ पर आए, हमारे हर तरफ से प्रॉब्लम्स हैं। या भी हमारे एनजीओ यहाँ पर हमारी हेल्प करते हैं, या भी कि गुरुद्वारे हमारे मर्दों का काम करनी है या वो दुकानों पर जाकर काम करते हैं। उसके अलावा हम लोग जिन हालात में वहाँ पर छोड़ कर आए, हमारे लिए सब कुछ वहाँ पर छूट गया हमारा। यूनाइटेड सिख और सोबती फाउंडेशन जैसे कुछ एनजीओ हैं जो इन शरणार्थियों की मदद के लिए आगे आए हैं। अब ये है कि इनके पास कोई भी इंडियन आइडेंटिटीज नहीं है। विदाउट इंडियन आइडेंटिटी ये कुछ भी फैसिलिटीज यहाँ इंडिया में अवेल नहीं कर सकते। और खासकर जो इनको वीज़ा दिया गया है, वीज़ा में कैटेगोरिकली ऑब्जर्वेशन 12 में लिखा गया है कि दे आर नॉट अलाउड टू डू एनी जॉब्स, बिजनेसेस और एजुकेशन। तो अगर ये बेसिक 3 चीज़ें इनको यहाँ पे नहीं मिलेंगी तो इनके यहाँ रहने या न रहने का कोई वही नहीं रहता कि किस लिए यहाँ आए हुए हैं ये लोग। नया नागरिकता कानून अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन उसके तहत सिर्फ उन्हीं गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी जो 2014 से पहले भारत आए। यही वजह है कि बड़े सिख संगठन नागरिकता कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। जो लोग अफगानिस्तान से यहाँ आ चुके हैं वो भारत सरकार के शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब इनके पास समस्या है कि इनका सब कुछ पीछे छूट गया। न रहने के लिए इनके पास छत है, न रोजगार, और काम भी नहीं मिल सकता क्योंकि यहाँ के कागज़ नहीं हैं। तो इनकी उम्मीद और दरख्वास्त सरकार से यही है कि इनके लिए कोई ऐसी स्कीम लाएं जिससे ये भी मुख्य धारा में आ सकें, यहाँ नौकरियाँ कर सकें और यहाँ हिस्सेदारी भी ले सकें। सहयोगी संजय कौशिक के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और रैली के आयोजकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ओवैसी की जनसभा में कोरोना नियमों को न मानने का आरोप उन पर लगाया गया है। पुलिस के मुताबिक 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत के बावजूद भारी भीड़ यहां पर जमा हो गई और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप भी लगा है। उनका यह वक्तव्य वास्तविकता से बिल्कुल परे था। यह वक्तव्य देकर उन्होंने एक समुदाय विशेष को भड़काने का एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य किया है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया।
इसलिए ओवैसी योम आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है 732/21 धारा 153A 188 269 270 और 3 महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की। आज से देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व की शुरुआत हो गई और आज के दिन लोग भगवान गणपति की मूर्ति को अपने घरों में स्थापित करते हैं, उनकी विधि विधान से पूजा करते हैं। सुबह सुबह आज गणेश मंदिरों में भक्त पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए बप्पा के। गणेश चतुर्थी का उत्सव जो है 10 दिनों तक अनंत चतुर्दशी के दिन तक चलता है और कुछ लोग 1.5 दिन तो कुछ लोग 3, 7 या 10 दिनों के लिए बप्पा को अपने घर में विराजमान करते हैं और इसी के साथ गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर उन्हें अगले बरस जल्दी आने की मनोकामना के साथ फिर विदा करते हैं। महाराष्ट्र सहित देश भर में अगर बात की जाए तो आज से गणेश चतुर्थी की शुरुआत की जा रही है, लेकिन कोरोना के चलते कई सारे नियमों में बदलाव किए गए, कई सारे नियमों को लागू किए गए। पहले हम आपको बता दें हम हैं कहाँ। ये मुंबई के प्रसिद्ध गणेश गली में हम मौजूद हैं, जिसे मुंबई के राजा के तौर पर भी देखा जाता है, कहा जाता है और काफ़ी प्रसिद्ध आप कह सकते हैं एक गणेश पंडाल जो कि मुंबई में मौजूद है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो मूर्ति है आमतौर पर बड़ी सजावट होती है, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से कहा गया है कि 4 फुट से ज़्यादा ऊंची मूर्ति नहीं हो सकती है, यानी जो मूर्ति है वो केवल 4 फुट की हो सकती है। उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से 4 फुट की मूर्ति बनाई गई है। इसके अलावा जो एक दूसरा बदलाव हुआ है वो ये हुआ है कि इन जो गणेश पंडाल हैं यहाँ पर बहुत बड़ी पैमाने पर लोग आते हैं, भीड़ होती है, लेकिन कोरोना के चलते अब इस नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब इन सभी बड़े गणेश पंडालों को कहा गया है कि आप ऑनलाइन दर्शन की सुविधा करें। इसलिए आप देखेंगे कि पहला दिन है, हम मीडिया के कई सारे लोगों को छोड़ दें तो लोग यहाँ पर ना के बराबर हैं। जो नियम है उसके अनुसार केवल ऑनलाइन दर्शन करने की अनुमति होगी। 10 से 12-15 लोग ही यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। 19 तारीख तक अगर मुंबई की बात करें धारा 144 लागू कर दी गई है और कहा गया है कि जो लोग पंडाल में भी आते हैं वो फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए। ऐसे इस तरह के कई नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के साथ ही गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो गणेश पंडाल है उसे ज़रूर सजाया गया है, लेकिन जिस तरह से हर साल हम देखते हैं खासतौर पर गणेश गली या लाल बाग की बात करें कि बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, बड़ी सजावट की जाती है, कोई ना कोई थीम रखकर डेकोरेशन की जाती है, वो सारी चीज़ें फिलहाल देखने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र की बात करें तो सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले 10 दिन बेहद अहम है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी सबसे बड़ा त्यौहार है। केरल में जिस तरह से ओणम के बाद हमने देखा कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ने लगे, उसी को देखते हुए ये सारे नियम बनाए गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी में आपने भी देखा होगा कि बड़े पैमाने पर भीड़ होता है और उससे कोरोना फैलने का खतरा होता है। उसी से बचने के लिए प्रशासन की ओर से ये सारे कदम उठाए गए हैं और इन सारे कदमों को उठाने के बाद आप समझ सकते हैं कि जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है उसे मनाया जा रहा है। आज से इसकी शुरुआत की गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया से आप हर जगह पर दर्शन कर सकते हैं और लोगों से भी बार बार यही अपील की जा रही है कि भीड़ ना करें और इन पंडालों में जाने से बजाय आप ऑनलाइन तरीके से दर्शन करें। तो कहीं ना कहीं कई सारे नियमों के साथ आज से शुरुआत की गई है गणेश चतुर्थी की और कोरोना के मद्देनज़र इन नियमों को देखते हुए इसे मनाया जा रहा है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में डेंगू से मरने वाले बच्चों की तादाद 55 हो चुके हैं, लेकिन बुखार अब यहां के 1 दर्जन से ज्यादा गांव में फैल गया है। बुखार के शिकार बच्चों से यहां के प्राइवेट अस्पताल और नर्सिंग होम भरे पड़े हैं। देखते हैं रिपोर्ट। अल्लाह, हमारे शहर में जो बुखार की वबा फैली हुई है इससे हम सबको शिफा अता फरमा। या अल्लाह, इस डेंगू बुखार से हमारे सूबे के और पूरे मुल्क के बच्चों को शिफा अता फरमा। फिरोजाबाद के एक पुराने से खस्ताहाल मदरसे में बच्चों की मौत से गमज़दा बच्चे और उनके उस्ताद खुदा से उनकी ज़िंदगी और अच्छी सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। बुखारज़दा बीमार बच्चों के लिए कुरान की तिलावत भी की गई।
बहुत से बच्चे इस वक्त अस्पताल में बीमार हैं, अस्पताल के बेडों पर हैं और मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। तो हमारी इंतज़ामिया कमेटी ने, हम लोगों ने ये विचार किया कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए। कुरान खानी कर कुरान पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इन बच्चों को और पूरे मुल्क के बच्चों को ख़ास तौर से इस बुखार से महफूज फरमाए और शिफा अता फरमाए। लेकिन 6 साल के शिवांक की किस्मत में जिंदगी बस इतनी ही थी। घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। चंद दिनों पहले बिल्कुल भला चंगा था, बुखार आया, पहले फिरोजाबाद में भर्ती किया। इलाज से नाखुश माँ बाप आगरा ले गए, लेकिन बच नहीं सका। एक तो आज ही भैया क्या कहते हैं, करीब 6-7 साल का बच्चा है, आगरा से उसको लेके आए हैं, वहाँ पर हेलमेट था, उसकी मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम आई अभी तक? कोई टीम नहीं आई है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर कोई दवाई बांट रहे हैं? कोई दवाई नहीं बैठी है, कोई सुनवाई ही नहीं है यहाँ पर। फिरोजाबाद के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में सैकड़ों लोग बुखार के शिकार हैं। इनमें से तमाम का इलाज उनके घर पे ही चल रहा है। यहाँ घर के बरामदों में खाट पे लेटे बच्चों को ड्रिप्स चढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अभी गांवों तक नहीं पहुंचा है। डेंगू के फैलने से 5 तो ट्रेजेडी हो चुकी हैं, जिसमें 3 नंगला गोकुल, 2 मुस्ताबाद में जो ग्राम पंचायत चंदवार में आते हैं, और लगभग 100-125 बच्चे पूरे गांव में अभी इस डेंगू की महामारी से गिरते हैं, जो हॉस्पिटलों में सरकारी दिल्ली आगरा भर्ती हैं इस समय भी। फिरोजाबाद के एक प्राइवेट क्लिनिक के बाहर 6 बजे सुबह से ही ये कतार टोकन लेने के लिए है, जबकि डॉक्टर के आने का वक्त 11:30 बजे है। लोग अपने बीमार बच्चों को दिखाने के लिए अपनी बारी के टोकन का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे आके लाइन नंबर के लिए भी लाइन लगाओ, टेस्टिंग दिखाने के लिए भी लाइन लगाओ। नंबर की लाइन लगी हुई थी लंबी? ये नंबर की लाइन लगी हुई है, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने की लाइन लगेगी, उसके बाद टेस्टिंग दिखाने की लाइन लगेगी। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। गांवों में बीमारियों और उनके खतरों को लेकर के जागरूकता का अभाव है। ऐसे में अगर फिरोजाबाद के गांव में डेंगू फैल रहा है तो ये खतरनाक संकेत है। उनके लिए बड़े पैमाने पे जागरूकता अभियान चलाने और दवा इलाज का इंतजाम करने की जरूरत होगी। फिरोजाबाद में जितेंद्र और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं बिहार में बच्चों के बीच वायरल बुखार के बढ़ते मामले देखते हुए राज्य सरकार ने अलर्ट जारी किया है। कई स्कूल अब 5वीं तक क्लास फिर ऑनलाइन करने जा रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि बच्चों में वायरल बुखार को लेकर मेडिकल टीमों का गठन किया गया है। टीमों को मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज भेजा गया और सभी अस्पतालों को बच्चों का इलाज प्राथमिकता से करने का निर्देश दिया गया है। आइए देखते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार की रिपोर्ट। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल के शिशु वार्ड का बृहस्पतिवार को ये नजारा था। सभी बेड भरे हुए थे। छपरा से आई नीता देवी पिछले शुक्रवार से यहाँ अपने बच्चे का इलाज करा रही हैं। मेरे बच्चों को फीवर हुआ और जॉन्डिस हो गया, उसमें पेट में दर्द था और हम छपरा दिखाए, वहाँ से वहाँ पर आए हैं। अभी तो कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा सुधार है। पटना से दूर मोतिहारी के जिला अस्पताल के पीकू वार्ड का ये दृश्य देखिए। लोग अपने बच्चों के साथ इलाज करा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञ चिकित्सकों का कहना है कि इस बार हर जगह बढ़ी हुई संख्या के पीछे कोरोना का डर भी है। मर्तबा लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूक हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा हो गई है कोविड के बाद, इसलिए जल्द से जल्द लोग रिपोर्ट किया करते हैं। दूसरा ऐसा है कि अभी एक बैग जो इस सीज़न का जो बदलाव हुआ है, इसके वजह से ये जो वायरस है बहुत तेज़ी से, और ख़ास करके जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों ने छोड़ दिया कुछ दिनों से, ऐसा देखा जा रहा है खास करके। तो इसकी वजह से ये बीमारियां जो है, जो ये संक्रामक बीमारियां हैं और वायरस तो बहुत तेज फैलता है, इसलिए अभी एक बैग जो है केसेस ज़्यादा हो गया है। हालांकि बिहार सरकार ने सतर्कता बरतने का आदेश सभी जिला और सरकारी मेडिकल कॉलेज को भेजा है, लेकिन उसका अभी भी दावा है कि मरीज भले बढ़ रहे हों, लेकिन चिंता की बात नहीं। जो छोटे बच्चे हैं उनका आना ज़्यादा हुआ है, लेकिन मैंने चिकित्सकों से बात की है, विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात की है, विभिन्न मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट से बात किया है। सभी का कहना है कि ये वायरल फीवर है और उसी का इलाज किया जा रहा है और बच्चे स्वस्थ हो रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार अब विद्यालयों को इस बढ़ती बीमारी के मद्देनजर फिर से ऑनलाइन क्लास पर वापस जाने को सलाह दे रही है।
मोतिहारी से पंकज और पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वक्त हो चला है टॉप 5 खबरें आपको दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना और बताना है किन खबरों को आप चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर ब्रिक्स से जुड़ी हुई, जहां इस बैठक में उठा अफगानिस्तान का मुद्दा। दूसरी खबर, केंद्र सरकार ने कहा है कि वैक्सीन लेने वालों में मौत का खतरा कम है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, जहां असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चौथी खबर, आज गणेश चतुर्थी की शुरुआत के साथ ही बप्पा का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। और पांचवी और आखिरी खबर क्रिकेट जगत से, जहां कोरोना संकट के बीच आज से मैनचेस्टर टेस्ट की शुरुआत।